लड़ाई में अपने बल के ऊपर गौर करने से बेहतर है अपनी कमजोरी के ऊपर गौर करना। कुछ ऐसी बातें सी राजा मोहन एक आर्टिकल में करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल सी राजा मोहन का आया था, जहां पे वो बात करते हैं 5 ऐसे चैलेंजेस जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए रह सकते हैं साल 2024 में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका अपना कुबेर सिंह, आपका चहीता एजुकेटर, IR, इंटरनल सिक्योरिटी और एसए का। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी फिर से ओरिएंटेशन शुरू करने वाले हैं पढ़ाई के तरफ। एक हफ्ते से हम नहीं फ्यू मिनट सीरीज के वीडियोस बना रहे थे बिकॉज प्रीलिम्स का पेपर होके हटा था। अब आज से पढ़ाई मोड में आते हैं और अगला जो हमारा सीजन है इस सीरीज का वो मेंस का है, तो अब थोड़ा मेंस के मोड में आते हैं। अब हम थोड़े वीडियोस को एनालिटिकल तरीके से देखेंगे। अब IR को हम एनालिटिकल तरीके से देखेंगे। IR 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का IR आता है GS2 के पेपर में। 4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं IR से रिलेटेड। इंडिया फॉरेन पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो ये आर्टिकल 18 जून को आया था सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस में। हर वेडनेसडे को वो आर्टिकल्स लिखते हैं। अगर आप PSIR के स्टूडेंट हैं या अगर आप IR के आर्टिकल्स पढ़ने में रुचि रखते हैं तो सी राजा मोहन के एडिटोरियल्स को हर वेडनेसडे जरूर पढ़ें। पहली बात वो ये कहते हैं, द रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी। नाउ NATO is not only looking towards Russia. NATO is not only looking towards containing Russia. NATO is showing its interest and inclination also in the Indo-Pacific. तो एक तरफ हम देख रहे हैं जो एक्सेस बनी है चाइना रशिया की, चाइना रशिया नॉर्थ कोरिया हम कह सकते हैं, बिकॉज रशिया नॉर्थ कोरिया दोनों लीडर्स के बीच में भी अभी पिछले हफ्ते एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैक्ट साइन किया गया था। देन हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका ये कह चुका है कि हमारे पास अब इतने रिसोर्सेज और पैसा नहीं है कि यूक्रेन को हम सपोर्ट करते रहें। यूक्रेन के मुद्दे को लेके, यूक्रेन रशिया के मुद्दे को लेके अभी पीछे स्विट्जरलैंड में भी एक पीस समिट हुआ था। भारत के खुद के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चाइना के साथ, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये जो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं भारत के सामने, क्या ये बहुत सिमिलैरिटी दिखाता है जो 1991 में जब हमने चर्निंग देखा था जियोपॉलिटिक्स में? परहैप्स हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं भारत के 1991 में अगर कंपेयर करें से लेके आज तक, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 1991 में ऐसा क्या हुआ था? डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR हुआ था। आज डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR नहीं हो रहा। और 1991 में हमारे लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन जरूर थी क्योंकि हम अपनी दोस्ती रशिया से थोड़ा सा पीछे हट के हमने थोड़ा इंगेज करना शुरू किया वेस्ट के साथ भी, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी। लेकिन आज की अगर हम बात करें 2024 की, तो द प्रॉब्लम विद इंडिया इज कि इंडिया हर किसी का फ्रेंड है और हर किसी का फ्रेंड होना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। हम इतने सालों से 1991 से मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करते आ रहे हैं, यानी कि फ्रॉम बीइंग नॉन अलाइंड फ्रॉम द 1960s एंड देन फ्रॉम 1991 हमने मल्टी अलाइनमेंट का जो फसेट है, जो टेनेट है, अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया। यानी कि अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर करने के हिसाब से हम किसी भी देश के साथ, किसी भी संस्था के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने को तैयार है। लेकिन ये जो मल्टी अलाइनमेंट का आइडिया है, ये आज एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है, बहुत एसिमेट्रिकल आइडिया बन सकता है अगर हमने इस ग्रेट पावर कॉन्टेस्टेशन में अपने आपको नेविगेट करना है। अब ये जो आजादी है टू डू व्हाट यू वांट, अब ये आजादी थोड़ी सी लिमिटेड हो रही है हमारे लिए, बिकॉज द फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट इज ऑल्सो कमिंग विद एडेड कॉस्ट्स। नाउ इट इज नॉट फेयर टू से कि अगर आज हम कोई ऐसा, अब कल को मान लो कि नेटो कहे इंडिया को कि भाई आप भी आ जाओ हमारे साथ, है ना, एक नेटो प्लस एक फॉर्मेट है। अब उसमें नेटो के सारे अफेयर्स अमेरिका के ही होते हैं। सारे नेटो के जो जितने भी इंपॉर्टेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, कौन से मेंबर कंट्रीज़ को हमने नेटो में ऐड करना है, कौन से कंट्रीज़ को हमने नेटो प्लस फॉर्मेट में ऐड करना है ना, कौन से ऐसे देशों को हमने मेजर नॉन नेटो अलाय बनाना है, ये अमेरिका के हाथ में होता है। अब कल को अगर इंडिया को ऐसा ऑफर आता है तो इंडिया क्या ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है? बिकॉज इंडिया ऑब्वियसली कैन नॉट डू दैट। हालांकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया वुड हैव द फ्रीडम टू बी अ पार्ट ऑफ एनी सच इनिशिएटिव लेड बाय अमेरिका अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेटो। बिकॉज अगर इंडिया उस इनिशिएटिव को एम्ब्रेस करता है तो इंडिया स्टैंड्स अ चांस ऑफ लूजिंग द क्रेडिबिलिटी एंड लूजिंग द फ्रेंडशिप विद रशिया। सो देयरफॉर इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस अपनी फॉरेन पॉलिसी में दिखाना एकदम से पॉसिबल नहीं है।
नाउ अब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो इतने सालों से हम रशिया के साथ ट्रेड करते आ रहे हैं, इतने टाइम से हम रशिया से वेपन्स इंपोर्ट करते आ रहे हैं, एम्युनिशन इंपोर्ट करते आ रहे हैं, डिफेंस का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सैटेलाइट मिशंस हो, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस मिशंस, इन सभी मिशंस में, इन सभी प्रोग्राम्स में रशिया का इतने सालों से बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 6-7 सालों में देखें तो हमारा ट्रेड और टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत बड़ा है। यानी कि जो हमारा ट्रेड टेक्नोलॉजी का जो दर्जा है विद अमेरिका एंड यूरोप, दैट आउटवेज द रिलेशनशिप विच वी हैड विद रशिया। सो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चूज, अगर हम रशिया को चूज करेंगे, यूरोप को चूज करें, तो हमको अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कंसिडरेशन में रखते हमने अपने फैसले उठाने हैं। नाउ वी कांट से कि हम हर किसी के साथ एंगेज करेंगे, बिकॉज नाउ इज द टाइम कि इंडिया को बहुत हार्ड चॉइसेस, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हम केवल यहां पे चुपचाप आंखें बंद करके नहीं डक कर सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। अब अगर इंडिया चुप बैठता है इजराइल हमास की लड़ाई को लेके, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को लेके, तो अफ्रीकन देश वहां पे सवाल उठाएंगे, डेवलपिंग देश सवाल उठाएंगे कि इंडिया चुप क्यों बैठा है। इंडिया अगर आने वाले 20-25 सालों में विकसित भारत होने का सपना देख रहा है, अब आने वाले 5 सालों में भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, सो विद ग्रेटर पावर comes greater responsibility. So India will have to showcase कि इंडिया भी न्यूट्रल नहीं है, इंडिया इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे फैसला लेने के लिए सक्षम है। So India will have to make hard choices. ठीक है। Then second is जो चेंजिंग स्ट्रक्चर है ग्लोबल इकोनॉमी का। Now कोविड से पहले, चलो कोविड के बाद ये बात शुरू हुई कि भी ग्लोबलाइजेशन को खत्म कर दो, बंद कर दो। यूक्रेन वॉर के बाद भी बात शुरू हुई कि भाई रशिया से तेल नहीं लेना, वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि रशिया से ऑयल मत लो, दैट दिस इज द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 2016 से लेके 2020 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ये एजेंडा दिया, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करने की बात करी अमेरिका ने, और एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा विच वाज अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। नाउ क्या ये बात सही है? अगर हम वेस्टर्न मीडिया में देखें तो इंडिया की जो इमेज बनी हुई है दैट इज वेरी एंटी ग्लोबलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज इंडिया चोज टू वॉक आउट ऑफ दिस FTA, फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस, which was led by China, this RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership. The RCEP, this became effective on the 1st of January 2022, but it took 7-8 years for this agreement to finalize. Now, India did not choose to be a part of this फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, RCEP अग्रीमेंट, बिकॉज इंडिया को लगा कि इसमें चाइना का दबदबा ज्यादा है, चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और अगर इस FTA अग्रीमेंट में हम आते हैं तो चाइना विल एंड अप डंपिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज इनटू इंडिया एट चीपर ड्यूटी, एट 0% ड्यूटी। सो हमने अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिजिनस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये फैसला लिया कि हम इस RCEP में नहीं आएंगे। देन इंडिया को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि इंडिया IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ट्रेड पिलर का पार्ट नहीं है, कि इंडिया इतना डरता क्यों है। एक तरफ इंडिया UAE के साथ, UK के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, EFTA के साथ, इजराइल के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA अग्रीमेंट की बात कर रहा है बायलेटरली, बट इंडिया मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एसोसिएशंस में क्यों नहीं आ रहा है? तो हमने यहां पे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहां पे ज्यादा प्रायोरिटी देके हमने ये कहा कि हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते हैं। किसी के प्रेशर या दबाव में आके हम कोई मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में नहीं आएंगे। नाउ अब ये प्रेशर इंडिया के ऊपर बढ़ेगा, ये क्रिटिसिज्म इंडिया के ऊपर बढ़ेगा कि क्या इंडिया सच में इतना ज्यादा इकोनॉमिक सॉवरेनिटी में बिलीव करता है कि इंडिया इज गोइंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इवन आफ्टर कोविड हम ये देख रहे हैं कि अगर इंडिया का स्टैंड अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन रहता है तो आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज और वहां पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अब चाइना में नहीं लेकिन और इमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोविड के बाद वेस्टर्न इकोनॉमीज को भी यह सबक मिला है कि चाइना में इतना ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट जो करके रखा था पिछले 20 सालों से, अब हमको शायद इंडिया में, मलेशिया में, जापान में इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। अब यह देखना होगा कि अगर इंडिया का स्टैंड वेस्टर्न मीडिया में एंटी ग्लोबलाइजेशन है तो इंडिया इस छवि को कैसे बदल के वेस्टर्न कंपनीज को यहां पे रेड कारपेट दिखा के स्वागत करेगा कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़े। देन थर्ड ट्रेंड है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का। अब देखिए, एक तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, TTC। देन इंडिया और अमेरिका के बीच में एक फ्रेमवर्क बना है, द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज।
अब ये दोनों ये जो इनिशिएटिव्स हैं, एक अमेरिका के साथ, एक यूरोपियन यूनियन के साथ, बहुत गेम चेंजर्स हैं, जिसके चलते भारत के पास क्या है, टैलेंट है, भारत के पास क्या है, युवा है, भारत के पास क्या है, एक यंग पॉपुलेशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। बट भारत के पास कमी कहां पे आती है? जब आती है बात कैपेबिलिटीज की, जब आती है बात स्किल्स की, जब आती है बात कैपिटल की एंड टेक्नोलॉजी की। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत कैसे लेवरेज उठा सकता है इस प्लेटफॉर्म का, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो या चाहे वो आईसीईटी की बात करें, कैसे इससे फायदा उठा के हम अपने स्टार्टअप सेक्टर को, स्पेस सेक्टर को, हमारे न्यूक्लियर सेक्टर को कैसे हम रैंप अप कर सकते हैं और ज्यादा स्पेस दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को, बिकॉज अभी तक साइंटिफिक डोमेन हैज बीन अंडर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड देन फोर्थ इज द राइज ऑफ न्यू रीजन्स। नाउ इतने सालों में हम 4-5 सालों में इंडो पैसिफिक की बहुत सारी बात सुनते आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में जब से जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप से लेके जो बाइडेन और आगे जाके भी इंडो पैसिफिक को लेके बहुत सारी बात होगी। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेके बहुत बात हो रही है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने की बात हो रही है। लेकिन इट इज नॉट ओनली द इंडो पैसिफिक जहां पे कंट्रीज अपना इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली इन द इंडो पैसिफिक जहां पे अमेरिका का, चाइना का, इंडिया का, जापान का इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहा है। इट इज ऑल्सो द पर्शियन गल्फ रीजन, द अरब रीजन, इट इज ऑल्सो अफ्रीकन रीजन, इट इज ऑल्सो स्पेसिफिकली अगर हम सदर्न यूरोप की बात करें, जी हां, इटली, ग्रीस, पोर्चुगल, स्पेन, पिग्स इकोनॉमीज की बात करें, यहां पे भी बहुत सारा पोटेंशियल बढ़ रहा है। सो देयरफॉर इंडिया के लिए बहुत उचित रहेगा कि इंडिया केवल अपना, जैसे कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना, कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में मत करो, एफडी में भी करो, म्यूचुअल फंड में भी करो, रिटायरमेंट फंड में भी करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंडिया को भी ये डाइवर्स इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो अरब रीजन है, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो, चाहे वो सदर्न यूरोप की बात हो, चाहे वो हम इंडो पैसिफिक की बात करें। तो ये सब इनिशिएटिव्स जो है इंडिया को ऑलरेडी आगे कंसोलिडेट करने हैं। और अगर हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, अब ये जो इनिशिएटिव है दिस स्पैन्स अक्रॉस साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ऑल्सो सदर्न यूरोप एंड देन ऑल द वे अप टू सेंट्रल यूरोप। तो ये जो IMEEC, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इनिशिएटिव आने वाले समय में रिफ्लेक्ट करेगा इंडिया की क्रेडिबिलिटी कि इंडिया कितना ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। और ये समा कंप्लेसेंट होने का नहीं है। ये एक बात है कहना कि भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है, हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन करना चाहते हैं 2025 तक, लेकिन हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है वो कितना है? महज $2,800। तो प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो रहा है, हम आने वाले 5 सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ऑल्सो, कमजोरी की बात आती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कमजोरी की बात करी थी। हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी है ग्रोइंग इनइक्वालिटी। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? भारत का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, जो बढ़ रहा है, विश्वगुरु की बात करें, विश्वामित्र की बात करें, जो बढ़ रहा है, अब इस ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ते हुए हमने इस बात का लेवरेज उठाना है और हमने जो अपनी जगह है वो इस तरह से दुनिया में कायम रखनी है कि हम एम्फसाइज कर सके प्रॉस्पेरिटी और इक्विटी के ऊपर। इतिहास गवाह है, कई सारे एम्पायर्स बने, कई सारे एम्पायर्स बिखरे। आज यूके को देख लो, क्या है यूके? एक टाइम पे द ग्रेट ब्रिटेन की क्या कितनी बड़ी कॉलोनियल पावर थी। आप अमेरिका को देख लो, अमेरिका ने भी अपने दिनों में कितना ज्यादा हेजेमनी एंजॉय किया है। तो इतिहास गवाह है, कोई सिकंदर होगा, कल को सिकंदर नहीं होगा। कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री या एक व्यक्ति जिंदगी भर के लिए सिकंदर नहीं बना रह सकता। तो इस करके इंडिया को इस बात के बारे में सोचना है कि जैसे इंडिया का इकोनॉमिक दर्जा बढ़ने वाला है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, इंडिया को केवल अपने बल पे नहीं खेलना, लेकिन अपनी कमजोरियों पे काम करना है। सो वी शुड नॉट ओनली ओवर एस्टिमेट आवर स्ट्रेंथ, वी शुड ऑल्सो नॉट अंडर एस्टिमेट द चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग एट हैंड। ये बहुत ज्यादा लीथल हो सकता है अगर हम केवल अपने स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट करें और अपने चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट करें। सो दोस्तों, जुड़ जाइए लाइव मेंस क्रैश कोर्स में जनरल स्टडीज के लिए, खास करके वो बच्चे जो कि इस बार मेंस देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रख रहे हैं। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमने मेंस का क्रैश कोर्स डिजाइन किया है और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं रहेगा। इस बार मेंस क्रैश कोर्स में हमारा एम्फसाइज रहेगा
टॉपिक के ऊपर। हम टॉपिक से क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन से आंसर पे नहीं, लेकिन आंसर से क्वेश्चन पे आएंगे। यानी कि हम टॉपिक कवरेज बहुत ज्यादा ब्रॉडली करेंगे, जिसके आधार पे कोई भी क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। हम फ्रेमवर्क्स पे काम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं, जो कि आपको रैंक दिला सके। सो दोस्तों, ये वाला क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए जो रैंक लेके आना चाहते हैं। सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।